नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर 2022-23 के चौथे शिफ्ट जिसकी परीक्षा 10 जनवरी 2023 को संपन्न हुई थी उस पेपर के गणित पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल प्लस 24 और 40 का एचसीएफ माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसके बराबर होगी। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, 15 से 30 तक 5 के गुणज का योगफल। 5 का गुणज क्या होता है, 5 का जब आप पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो जो संख्याएं आएंगी वहीं 5 के गुणज बोले जाएंगे, यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में 5 से गुणा करते जाइए, जो संख्या प्राप्त होगी। अब इसके लिए हमें रेंज डिफाइन कर दिया गया है कि 15 से 20 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 15 से 30 के बीच में होना चाहिए। तो पहला 5 का गुणा क्या हो जाएगा 15, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 20, तीसरा क्या हो जाएगा 25 और चौथा क्या हो जाएगा 30। देखिए इन सब का योगफल बोला गया, तो सबको मैंने जोड़ लिया। इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 15 और 25 40, 40 और 50 90 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक 90 हो गया। प्लस कहा जा रहा है कि 24 और 40 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। तो 24 का और 40 का महत्तम समापवर्तक जब हम लोग इसका एक तरीके से गुणनखंड करेंगे तो 8 गुणे 3 हो जाएगा, ये 8 गुणे 5 हो जाएगा, ये कॉमन क्या है 8 है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया 8। माइनस का कहा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। तो 90 प्लस 8 98 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 96 बचेगा, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए यहां पर संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि 7 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले इन सबको जोड़ देते हैं और 7 में से घटा देंगे, जो घटाने पर प्राप्त होगा वहीं जोड़ना पड़ेगा 7 प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इन सबको जोड़ते हैं। सबसे पहले मैं इन सबको एक क्रम में लिखता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा दिया गया 0.6, तीसरा दिया गया है 0.06 और चौथा दिया गया 0.006। यहां तक क्लियर हो गया। सबको जोड़ते हैं तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। अब हमें 7 को प्राप्त करना है तो 7 में से इसको एज इट इज हमें घटा देना होगा। ठीक है, जब घटाएंगे तो देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ फिर बचा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और यहाँ ये 6 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी 0.334, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। यानी कि इन सबको जोड़ने के बाद से ये जोड़ना पड़ेगा तब हमें 7 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 दिया गया है। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाएं तो योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पहली जो 5 क्रमागत सम संख्या है उसका मान निकाल लें, उसके बाद से अगली 2 संख्याओं को जोड़ करके हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा पहली जो क्रमागत सम संख्या है वो x-4 है, दूसरा x-2 है, उसके बाद से x है, उसके बाद से x+2 है और पांचवा जो है वो x+4 है। मैंने ऐसा ही क्यों माना, ऐसा इसलिए माना कि देखिए पहली जो सम संख्या मान लीजिए 2 मान रहे हैं तो अगली सम संख्या में 4 हो जाएगा यानी 2 का गैप है, अगली सम संख्या में 6 हो जाएगा यानी फिर 2 का गैप है, अगली सम संख्या यानी कि 8 हो जाएगा फिर 2 का गैप है। तो इनके बीच में देखिए 2 का गैप है, इनके बीच में देखिए 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। अब यहां पर इस प्रकार के मानने का औचित्य यह है कि जब मैं सबको जोड़ूंगा, ध्यान से देखिएगा, सबको जब मैं जोड़ देता हूं तो देखिए -4 से ये +4 कट जाएगा, -2 से ये +2 कट जाएगा। अब हमें केवल x के फॉर्म में मिल जाएगा, 1x 2x 3x 4x और ये 5x। टोटल 5x का वैल्यू हमें कितना दिया गया 60 दिया गया है। तो यहां से x की वैल्यू हमें कितना मिल गई 12 मिल गई। अब इससे हम लोग जो क्रमागत सम संख्या था उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला क्या था x-4 यानी 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। पहली क्रमागत संख्या 8 हमें मिल गई, जब पहली मिल गई तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी 10 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, चौथी क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी और पांचवी क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि 5 क्रमागत संख्या तो इतना है, अब इनके बाद की 2 और देखिए अगली 2 सम संख्याओं को भी इसमें जोड़ने की बात की जा रही है। तो अगली सम संख्या क्या हो जाएगी 16 के बाद 18 और उसके बाद 20 हो जाएगा। तो इन सब का योग कितना था, जो कि प्रश्न में आपको 60 दिया गया, तो 60 और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 38 आएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद से 98 हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्केल
पेंसिल और रबड़ क्रमशः 6, 10 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। यानी एक पैकेट स्केल में टोटल 6 स्केल होंगे और एक पैकेट पेंसिल में टोटल 10 पेंसिल है और एक पैकेट रबड़ में टोटल 12 रबड़ हैं। ठीक है, हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई एक दुकानदार तीनों वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है, तो उसे स्केल, पेंसिल और रबड़ के क्रमशः कितने पैकेट खरीदने होंगे। अब यहां पर देख लीजिए, वो पैकेट को ओपन नहीं कर सकता, लेकिन सबकी संख्याएं बराबर वो चाहता है। तो कैसे हम लोग सभी संख्याओं को बराबर कर सकते हैं? तो इसके लिए देखिए, अगर एक पैकेट स्केल में 6 स्केल हैं, तो अगर हमने 9 पैकेट खरीद लिया तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। और 10 अगर पेंसिल हैं एक पैकेट में, 7 पेंसिल खरीद लिया तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। देखिए, ये 54, ये 70 समान संख्या तो है नहीं, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, 8 गुणे 6 करेंगे तो 48 मिलेगा और 8 गुणे 10 करेंगे तो 80 मिलेगा, तो ये भी समान नहीं हो रहा, तो उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए, 10 गुणे 6 करेंगे तो 60 मिलेगा, 6 गुणे 10 करेंगे तो भी 60 मिलेगा और 5 गुणे 12 करेंगे तो भी 60 मिलेगा। यानी ये ऐसी वैल्यू है जिसको इतने पैकेटों की संख्या में खरीदने पर स्केल, पेंसिल और रबड़ की संख्या बिल्कुल बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी मां ने उसे 300 रुपये दिए। उसने उस धनराशि से 1/4 अपने भाई को दे दिया। तो 300 का जब 1/4 निकालते हैं तो इसका मान आता है 75। यानी 75 उसने किसको दे दिया? अपने छोटे भाई को दे दिया। ठीक है, अब उसके पास कितना बचा? 300 में से 75 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 225 रुपया। यानी शिवानी के पास अभी भी 225 रुपया बचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि बची हुई राशि का 1/3 अपनी छोटी बहन को दे दिया। ठीक है, 1/3 अपने छोटी बहन को दे दिया। इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3 सते 21, 1 बचा और 3 पचे 15, 75 रुपया वो किसको दे दिया? अपनी छोटी बहन को दे दिया। अब 225 में से 75 को घटा लेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू बचेगा? 150 रुपया। अभी जो शिवानी है उसके पास 150 रुपया बचा हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है कि बची हुई धनराशि अपने लिए रख ली। तो कहा जा रहा है कि शिवानी ने अपनी कितनी धनराशि अपने पास रखी? तो उसने 150 रुपया अपने पास रखा था। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 150 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राघव निम्नलिखित वस्तुएं खरीदना चाहता है। मूल्य तथा वांछित मात्राएं नीचे दी गई हैं। यहाँ पर इसका रेट दिया गया है प्रत्येक सामान का और कितना मात्रा में वो खरीदना चाहता है वो यहाँ पर दिया गया है। हमसे ये कहा जा रहा है कि यदि उसके पास कुल 190 रुपये हैं तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। चलिए, सबसे पहले हमें ये जोड़ना होगा कि टोटल उसने कितना खर्चा किया है और इसका कंपैरिजन करके इन दिए गए विकल्पों में से हमें कंपैरिजन करके उत्तर को ढूंढना है। देखिए, 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 1 लीटर दूध का दाम कितना हो जाएगा? 50 रुपया हो जाएगा। 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से दही का 250 ग्राम का रेट कितना हो जाएगा? तो 80/4 कर देंगे, यानी 20 रुपया हो जाएगा। 60 रुपया प्रति केजी के आम के हिसाब से 1.5 किलो आम का दाम कितना हो जाएगा? 60 रुपया 1 किलो का और आधा किलो का 30 रुपया, यानी 60 + 30 90 रुपया हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, 4 रुपया 1 केले का दाम है और 6 केले उसने लिया है, आधा दर्जन लिया है, यानी कि 4 छक 24 रुपये का उसने केले लिए हैं। अब सबको जोड़ देते हैं तो देखिए 4 हो जाएगा, 5 2 7, 7 9 16, 16 2 18, 184 रुपया का टोटल उसका खर्चा है। कितने का? 184 रुपया का उसने टोटल सामान लिया है। कितने का? 184 रुपये का। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके पास टोटल 190 रुपये हैं। ठीक है, 184 का वो सामान लिया और टोटल 190 रुपया है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है कि उसके पास अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए यथार्थ रूप से पूरी धनराशि है। पूरी का कहने का मतलब कि ये दोनों इक्वल बताया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि पूरी धनराशि यानी उसके पास बिल्कुल इक्वल पैसा है जितना उसने खर्च किया। तो ऐसा तो है नहीं, उसने खर्च किया 184 रुपया और उसके पास 190 रुपया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उसके पास 6 रुपये कम पड़ रहे हैं। उसने टोटल खर्चा किया 184 का और उसके पास टोटल 190 है, तो 6 रुपया उसके पास अधिक है ना, और ये विकल्प उसका उल्टा बोल रहा है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए, उसके पास 4 रुपया शेष बचेंगे। 4 नहीं बल्कि उसके पास कितने बचेंगे? 6 रुपये शेष बचेंगे। 190 में से 184 घटाएंगे तो 6 रुपये आएगा ना, जबकि विकल्प में 4 रुपये कहा जा रहा है, तो गलत हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, उसके पास पर्याप्त धनराशि है जिससे वह 75 ग्राम दही और खरीद सकता है। देखिए, दही का रेट कितना है? 80 रुपया प्रति केजी। 80 रुपया प्रति केजी दही है और 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का दाम दिया गया है 80 रुपया। तो अगर हम लोग प्रश्न में जो दिया गया है 75 ग्राम दही का रेट निकालें तो कितना हो जाएगा? 80 गुणे 75 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ तक क्लियर? 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 25 से काटे तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 से काटे तो 4 दूनी 8। अब ये 2 और 3 का आपस में गुणा हो जाएगा तो 6 क्या आ जाएगा? 6
रुपया आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया कि उसके पास पर्याप्त धनराशि है जिससे वह 75 ग्राम दही और खरीद सकता है। उसके पास टोटल कितने रुपए बचे थे? देखिए 190 में से 184 घटाएंगे तो 6 रुपया शेष बचा था। अब 6 रुपये का दही जब वो खरीदने जाएगा तो वो 75 रुपया आ रहा है। देखिए 75 ग्राम का हमने कितना रुपया हुआ वो कैलकुलेट किया तो 6 रुपया आ रहा है और 6 रुपया ही उसके पास शेष बचा है। यही तो बोला जा रहा है ना कि जो उसके पास धनराशि शेष बची है उससे वह 75 ग्राम दही और खरीद सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए पहला दिया, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि 2.5 गुणे समकोण, समकोण का वैल्यू कितना होता है? 90। 90 गुणे कितना बोला जा रहा है? 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। तो इससे काटेंगे तो ये 45 बार में जाएगा और 45 गुणे 5 करेंगे तो 50 25, हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225 आना चाहिए, जबकि यहां पर कितना दिया गया है? 215। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, 2 समकोण, 2 समकोण यानी 90 गुणे 2 यानी 180 अंश आना चाहिए, जबकि यहां पर 190 अंश दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। पहला देखिए 3 समकोण, 90 गुणे 3 यानी कि 270 आना चाहिए, 9 त्रिक 27, 270 आना चाहिए, जबकि यहां पर 300 दिया गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, आंख बंद करके इसको सही मार दीजिए। फिर भी मैं एक बार वेरीफाई करता हूं। देखिए 3 सही, 1/2, 3 दूनी 6, 6 + 1 7/2 हो जाएगा, यानी 90 गुणे 7/2। इससे काटेंगे तो 45 हो जाएगा। 45 गुणे 7 करेंगे तो 5, 7 × 5 = 35 का 5, हाथ में 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315 अंश आ रहा है, जो कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं हो सकती? समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा। जो सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा वह शेष 2 भुजाओं यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। यहां तक क्लियर? तो आप इन सभी वैल्यूज को रख करके देखेंगे तो जो फुलफिल नहीं करेगा वही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया है। आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, देखिए 15 8 17 ये ट्रिपलेट है, तो ये तो समकोण होगा, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 6 8 10 भी ट्रिपलेट है, ये भी समकोण होगा। 5 12 13 ये भी ट्रिपलेट है, ये भी समकोण होगा। लेकिन अगर बात करें 4 5 और 6 तो ये ट्रिपलेट नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, जबकि यहां पर शेष 2 भुजाओं का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 के एक हाथ में 1 2 और 2 4 41 आएगा, जो कि 36 के बराबर नहीं है। इसलिए ये परफेक्ट ट्रिपलेट नहीं है, इसलिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। ठीक है, ये यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में घूर्णन समिति होती है? घूर्णन समिति किसे कहते हैं? रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशन का मतलब कि घुमाना। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, जैसे कि आयत है, आयत को जब मैं 90 अंश घुमा दूंगा, जैसे कि देखिए आयत को इस अक्ष के सापेक्ष जब मैं 90 अंश घुमाऊंगा तो ये आयत कैसा हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर मैं जब 90 अंश घुमाऊंगा, ये 90 अंश घूम गया, फिर जब इसको 90 अंश घुमाऊंगा तो टोटल इस वाले के सापेक्ष 180 अंश हो जाएगा। अब घुमाएंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये जो आयत को मैंने घुमाया यानी जो रोटेशन किया, इसकी वजह से पहले वाली जो आकृति थी वही आकृति हमें दोबारा मिल गई। तो ऐसी रोटेशन जिसकी वजह से पहले वाला सिचुएशन, पहले वाली स्थिति फिर से आ जाए, तो उसे ही हम लोग रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। अब अंग्रेजी के जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें से कितने ऐसे अल्फ़ाबेट होंगे जिनको घुमाने पर हमें पुनः वही अल्फ़ाबेट मिल जाए? तो टोटल इसका उत्तर होता है 7। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। कौन कौन से? देखिए एच होगा, एच को जब आप घुमाएंगे तो पहली बार जब आप घुमाएंगे तो एच कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और जब फिर 90 अंश घुमाएंगे तो फिर ऐसा ही मिल जाएगा। इसी प्रकार से आई होता है, इसी प्रकार से एन होता है, ओ होता है, एस होता है, एक्स होता है और जेड होता है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 होते हैं। इन सबको भी आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा अपने स्तर पर, ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार सीट के, देखिए क्या बोला गया है, 12 सेंटीमीटर इस प्रकार से लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, ये 12 है ये 8 है, के सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग को काट लिया जाता है। प्रत्येक कोने से इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर का वर्ग काटा जाता है। ठीक है, प्रत्येक कोने से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है,
तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इस प्रकार शेष बची सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इन सबको काटने के बाद से ये वाला जो एरिया बचा है, ये वाला जो एरिया बचा है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम क्या करें कि टोटल आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और इसमें एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके 4 से उससे गुणा कर देंगे तो चारों आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब टोटल आयत के क्षेत्रफल में से 4 वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष का हमें क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 12×96 सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, चूंकि 4 वर्ग हैं तो 4 से मैं गुणा कर देता हूं, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि 96 में से 36 को घटाना है। 4 से मैंने गुणा क्यों किया, क्योंकि टोटल 4 वर्ग थे। यहां तक क्लियर हो गया। अब 96 में से 36 को घटाएंगे तो हमारा मान आएगा 60, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया गया। उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रेलगाड़ी पी स्टेशन ए से सुबह 6:40 पर चलती है और स्टेशन बी पर उसी दिन रात के 21:30 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी क्यू स्टेशन ए से 19:10 पर चलती है और अगले दिन 10:50 पर पहुंचती है स्टेशन बी पर। तो हमसे पूछा जा रहा है किस रेलगाड़ी, यानी कि पी या क्यू में से कौन सी रेलगाड़ी ने अधिक समय लिया और कितना अधिक समय लिया, मिनट में हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पी के बारे में निकाल लेते हैं कि पी ने कितना समय लिया ए से बी तक जाने में। तो देखिए ये कितने बजे पहुंची, 21:30 पे, 21:30 पर पहुंची और इसमें से जो चलने का समय था 6:40, इसको हम लोग घटा देते हैं। अब यहां से देखिए ये मिनट ऊपर 30 है और उसमें से 40 घटाना है तो घट तो सकता नहीं है। तो यहां से 1 घंटा हम लोग उधार लेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, यानी यहां पर आकर के कितना जुड़ेगा, यहां पर 60 जुड़ेगा और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो अब क्या बचेगा, 20 बचेगा। अब ये 60 और ये 30 मिलकर के कितना हो जाएगा, 90। 90 में से 40 को जब घटाएंगे तो हमारे पास 50 मिनट बचेगा और यहाँ 20 घंटा है और इसमें से 6 घंटा घटा देंगे तो 14 घंटा बचेगा। यानी पी ने कुल समय कितना लिया, 14 घंटा 50 मिनट। अब क्यू की बात करें तो क्यू कितने बजे चला था, रात के 7:10 पर। देखिए ये रात का 7:10 का समय है और पहुंचा कितने बजे, सुबह के अगले दिन सुबह के 10:50 पर। अब रात के 12 बजे की अगर हम लोग बात करें तो कितना समय बचा हुआ है, देखिए 10 मिनट ये है, 50 मिनट और अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। यानी कि 50 मिनट ये और ये 8 बच चुका, 8 में 4 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि 4 घंटा 50 मिनट तो रात के 12 बजे तक का हो गया और सुबह का इतना, और तो इसमें से इतना मैं और जोड़ देता हूं तो 4 घंटा 50 मिनट, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर 100 मिनट आ जाएगा और यहां पर 14 घंटा। अब देखिए 100 मिनट तो हो नहीं सकता क्योंकि 60 मिनट जब हो जाएगा तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। यानी कि यहां पर इसमें से 60 घटा करके यहां पर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 घंटा और 60 घटाएंगे तो 40 मिनट बचेगा। यानी 15 घंटा 40 मिनट कौन ले रहा है, क्यू ले रहा है, और पी कितना ले रहा है, 14 घंटा 50 मिनट। अब देखिए कौन ज्यादा समय लिया, क्यू ज्यादा समय लिया है, देखिए, और कितना ज्यादा समय लिया है, देखिए 14 घंटा 50 मिनट यहां पर है, 50 मिनट यहां पर है। ठीक है, 10 मिनट जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 10 मिनट और जोड़ देंगे तो ये 15 हो जाएगा और इधर से देखिए 15 और ये 40, ये यानी 10 मिनट इधर और 40 मिनट इधर। कितना समय लिया, 50 मिनट ज़्यादा समय लिया। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, क्यू ज़्यादा समय लिया और कितना ज़्यादा समय लिया, 50 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है, वह उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है, वह एक सप्ताह में उस पथ पर कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगा। ध्यान से देखिएगा, एक दिन में वह कितने चक्कर लगाता है, 3 चक्कर लगाता है और एक चक्कर कितना लंबा है, 400 मीटर का। तो एक दिन में 400 मीटर गुणे 3 कर देंगे क्योंकि 3 चक्कर वो लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1200 मीटर हो जाएगा, 1200 मीटर। और इसको किलोमीटर में बदलने के लिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से भाग दे देंगे तो 1.2 किलोमीटर आ जाएगा। वह एक दिन का है, एक दिन का। और हमसे क्या बोला जा रहा है, सप्ताह में, यानी कि 7 दिन का हमें निकालना है, तो इसमें 7 से हम लोग गुणा कर देंगे तो 12 84 यानी कि 8.4 किलोमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न पैटर्न में आगे क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या किया है, पहला जो अंक है इसको ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है और ये 16 है। यानी ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो अगला क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 आ जाएगा। अब बीच वाले अल्फाबेट को देखिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो अगला क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब इसको देखिए, इन्होंने क्या किया है, 1 में 1 का गुणा किया है तो 1 मिला है, उसके बाद से 4 में 2 का गुणा किया है तो 8 मिला है, 9 में 3 का गुणा किया है तो 27 मिला है, 16 में 64 का गुणा किया है
16 में 4 का गुणा किया है तो 64 मिला है। तो 25 में 5 का गुणा करेंगे, 25 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 125, जो कि देखिए 25 125 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक विद्यालय में समूह गान प्रतियोगिता में प्रस्तुत सबसे अच्छा गाना चुनने के लिए 540 विद्यार्थियों ने मतदान किया। प्राप्त मतों के आधार पर इन समूह गानों ए बी सी डी को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित किया गया, जिनके लिए वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 120 अंश, देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये 120 अंश बन गया ए का, ठीक है 120 अंश। उसके बाद से बी का कितना दिया गया है, देखिए बी का दिया गया है 80 अंश। तो मान लीजिए यहाँ से बी का अगर मैं मानूँ, ये मान लीजिए 80 अंश है, ये बी का रिप्रेजेंट कर रहा है। सी का बोला जा रहा है 70 अंश, सी का मान लीजिए कि 70 अंश इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए कि सी का 70 अंश और डी का 90 अंश दिया गया। ये सी का हो गया, ये डी का हो गया। अब आगे देखिए, कितने विद्यार्थी ने समूह बी के लिए मत दिया। कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी केवल एक समूह गान के लिए मत देता है। ध्यान से समझिएगा, बी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि कितने लोगों ने मत दिया। अब टोटल मतों की संख्या की हम लोग बात करें तो 540 है। 540 टोटल मत में से यहाँ पर देखिए अंश में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, अंश में, ठीक है। यानी कि टोटल अंश यहाँ पर कितने को दिखाएगा, 360 अंश को, और 360 अंश किसके बराबर है, 540 के बराबर। अब हमसे किसके बारे में पूछा गया, बी के बारे में। बी का अंश कितना है, 80 अंश है। तो 80 अंश कितने को रिप्रेजेंट करेगा, इसको निकालने के लिए आप लोग यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। 540 गुणे 80 डिवाइडेड बाई 360, इससे इसको काट देंगे। और ये देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 9 36, ठीक है। फिर 9 से इसको काटेंगे तो 9 6 54 और ये 0 और 60 ये बचा है और 2 ये बचा है। 60 दूनी 120 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 120 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। यानी कि समूह बी के लिए कुल मतदान की संख्या की अगर बात करें तो 120 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न तालिका में 4 मित्रों के अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। यहाँ पर देखिए 4 कैंडिडेट हैं, उनका अंग्रेजी में कितना नंबर है और गणित में कितना नंबर है, टोटल यहाँ पर दिया गया है। हमसे बोला जा रहा है निम्न दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा। पहला दिया गया, जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिला है। जोसेफ कहाँ है, यहाँ पर है। इसमें कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में अधिकतम है, देखिए अंग्रेजी में इसको 75 अंक मिला है, तो ये तो सही है। देखिए सब में सबसे ज़्यादा 75 ही है जोसेफ का अंग्रेजी में। और क्या कहा जा रहा है, गणित में न्यूनतम है, तो यहाँ पर देखिए 68 है। क्या 68 सबसे कम है, नहीं, इससे भी कम यहाँ पर देखिए 64 दिया गया है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए, देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों मिलाकर के अधिकतम अंक मिले हैं। देविका की बात की गई है, इनको अंग्रेजी और गणित को मिलाकर के टोटल कितने अंक मिले हैं, टोटल इसको मिले हैं 6 3 9 और 7 7 14 149 अंश। बाकी का सभी अंकों को जोड़ दिया जाए तो देखिए 69 और 79 कितना हो जाएगा, 9 9 18 के 8 हाथ में 1 6 और 1 7 और 7 14 148 इसका अंक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 5 13 का 3 हाथ में 1 7 और 1 8 और 6 14 हो जाएगा, 143 इसको मिला है। और योगेश का जोड़ें 72 और 64 में तो 4 2 6 और 7 और 6 13। इनमें सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक इसी का है, यानी कि देविका का। तो क्या कहा जा रहा है, देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों मिलाकर के अधिकतम अंक मिले हैं, यही बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अब चूंकि हमें सही उत्तर मिल चुका है तो अब आगे वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि विनीता को अंग्रेजी और गणित दोनों में अधिकतम अंक मिले हैं। देखिए विनीता कहां पर है, यहां पर। ये कहा जा रहा है कि अंग्रेजी और गणित में दोनों में अधिकतम अंक मिले। देखिए इससे भी ज्यादा जोसेफ को मिला था, तो ये तो हमारा गलत हो गया। चौथा देखिए, योगेश को अंग्रेजी और गणित दोनों में ही न्यूनतम अंक मिले हैं। योगेश ये है, अंग्रेजी और गणित में सबसे कम इसका बताया जा रहा है, तो देखिए अंग्रेजी में इससे भी कम विनीता को मिला था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर है। दोस्तों यहाँ से पेडागोजी का पार्ट शुरू हो रहा है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो भी आंसर मेरे द्वारा बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई थी उससे अप्रूव है, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है, गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है। किसी भी प्रमेय को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये मान लीजिए एक थियरम है, एक प्रमेय है, तो इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, जब आपको पहले से नियम पता हो। क्या नियम पता हो, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, ये सब क्या है, ये नियम है पहले से। यानी पहले से जो नियम है उनका प्रयोग करके ही आप किसी प्रमेय को सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है।
अगर आपको केवल ये बोल दिया जाए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, प्रूफ कर दीजिए, तो क्या बिना त्रिभुज के प्रॉपर्टीज, बिना त्रिभुज के नियम, बिना त्रिभुज के कोणों के बारे में जाने आप इसको प्रूफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग करके आपको प्रूफ करना होगा। यानी कि प्रमेयों को सिद्ध कैसे किया जा सकता है? निगमन द्वारा। निगमन यानी कि पहले नियम जो हमें पता होने चाहिए, बेसिक रूल जो पता होना चाहिए, उसके आधार पर हम प्रमेयों को सिद्ध कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी की अगर बात करें, पहला दिया गया है प्रयोग के द्वारा, तो देखिए प्रयोग बेसिकली जो होता है वो साइंस के लिए अप्रोप्रिएट माना जाता है, ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। जांच के द्वारा, जांच यानी कि वेरिफिकेशन के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये भी देखिए ये वाला जो है ना, ये पहले से इंक्लूडेड है, क्योंकि जब आप नियम का प्रयोग करके जब प्रमेय को सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको जांच करते ही हैं कि क्या ये जो हमने प्रमेय सिद्ध किया, क्या ये सभी पर लागू होता है अथवा नहीं। यानी जांच करना निगमन में पहले से इंक्लूडेड है, ये इसलिए ये संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। और प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब कि जिस प्रकार से आप बच्चा कोई गतिविधि कर रहा है तो आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो केवल ऑब्जर्व करने से आप प्रमेय थोड़ी सिद्ध कर लेंगे, उस पर एटलीस्ट पहले के नियमों को अप्लाई करते हुए ही तो जो आपका प्रमेय है वो सिद्ध होगा। केवल प्रेक्षण, केवल ऑब्जर्वेशन करने मात्र से प्रमेय सिद्ध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यांत्रिक गणना एवं रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि का सबसे अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है? यानी कि देखिए प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा विकल्प है जिसमें रटने पर जोर देने की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कक्षा में प्रत्येक मुख्य विषय वस्तु को पढ़ाने या चर्चा करने के बाद नियमित रूप से रचनात्मक आकलन करना, तो यहां पर रटने की तो बात की नहीं जा रही, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए देना जिसमें गणितीय अभिकलन एवं अवधारणाएं शामिल हैं। वास्तविक समस्या कहने का मतलब कि जैसे बच्चा जब प्राइमरी में गया तो 6 साल का एटलीस्ट कम से कम वो होना चाहिए, तो 6 साल से पहले वो कभी ना कभी दुकान पर टॉफी खरीदने गया होगा, तो टॉफी खरीदते समय मान लीजिए कि 2 रुपए का उसने टॉफी खरीदा और 5 रुपए दिया, तो उसे 3 रुपए रिटर्न मिलेगा। तो यहां पर जो वास्तविक जीवन है इसमें उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ सीख जाता है। यही बोला जाता है, एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को उसके वास्तविक जीवन से जोड़ करके गणित बताना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया है। पहला देखिए, सहपाठी और शिक्षक की सहायता एवं परामर्श लेते हुए वर्कशीट में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो देखिए ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है? बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें रटने जैसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, गुणन सारणी पहाड़े एवं सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि ये अभिकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक है। देखिए प्रश्न में हमसे रटने से संबंधित पूछा गया था और यहां पर सूत्रों को याद करने, रटने की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर निगेटिव सेंस में, और चूंकि निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हील के ज्यामिति चिंतन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? ध्यान से समझिएगा। वैन हील ने जो सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चे किस प्रकार से ज्यामिति के बारे में सीखते हैं, ठीक है। अब उनका जो ये सिद्धांत है उसमें कौन सा दिए गए विकल्पों में से उनके बारे में सही नहीं है, ठीक है। चौथा विकल्प से शुरुआत करते हैं, स्तर ज्यामिति में मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर चलते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। पहला स्तर जो उन्होंने बताया है उसमें उन्होंने क्या बताया कि बच्चे पहली बार आकृतियों को देख करके उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यानी कि उनकी बनावट के आधार पर, जैसे बच्चा अगर देखेगा कि उनकी मम्मी इस प्रकार से रोटी बना रही है तो ये समझ जाएगा कि ये गोल है, ये वृत्त नहीं जान रहा है, ये इसे अभी स्टार्टिंग स्टेज में सिर्फ इसे गोला समझता है वो। इसी प्रकार से बच्चे को अगर ये बताया जाए और बच्चे को ये बताया जाए तो बच्चा दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा। ये कहेगा इसमें भी तो 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है, जबकि दोनों अलग अलग है। इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि चारों भुजा बराबर है और इसकी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आमने सामने की भुजा बराबर है। तो यहां पर पहले स्तर में बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा सिर्फ आकृति को देख करके उसकी बनावट के आधार पर पहचान करता है। आकृति को देख करके, देखना यानी कि क्या है? मूर्त अवस्था। और इसके बाद से जब अगले स्टेज में, फिर अंतिम स्टेज में जब बच्चा जाता है तो वहां पर स्वयं सिद्ध वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। यानी बच्चा अब क्या करता है कि अपने हिसाब से नियमों की फिर से व्याख्या करने लगता है या फिर नया नियम बनाने लगता है। तो इसके लिए क्या है? अमूर्त चिंतन की आवश्यकता है, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर चला जा रहा है वैन हिल के सिद्धांत में। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था।
तीसरा देखिए, स्तर अनुक्रमिक है, यानी कि लेवल्स आर सिक्वेंशियल, यानी एक क्रम में लगे हुए हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले खुद से नियम बनाने लगेगा, उसके बाद चित्रों को देख करके उसको समझेगा, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर करेगा। नहीं, पहले बच्चा इमेजेस को देख करके, ज्यामिति को देख करके उसके बारे में अपनी एक समझ बना लेता है केवल बनावट के आधार पर। उसके बाद उनके गुणों के आधार पर अपने मन में समझ बनाता है। जैसे कि पहले बनावट के आधार पर इसमें और इसमें उसमें कोई अंतर नहीं किया था, क्योंकि उसने देखा कि दोनों में 4 भुजा है। लेकिन अगले स्टेज में जब बच्चा जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में देने लगता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है और इसकी केवल आमने सामने की भुजा बराबर है। तो अब अगले स्टेज में बच्चा इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर वर्गीकरण करता है। पहले स्टेज में क्या कहा था? पहले स्टेज में बच्चे ने केवल बनावट के आधार पर, इसमें भी 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है, तो दोनों को उसने एक ही माना। और अगले स्टेज में यहां पर प्रॉपर्टी के आधार पर कि चूंकि इसके सभी भुजाएं बराबर है और इसके केवल आमने सामने की भुजा बराबर है, अब दोनों में बच्चा अंतर करने लगता है कि ये वर्ग है और ये आयत है। तो ये सब जो है, ये सभी लेवल जो है वो क्या हो रहे हैं? एक सीक्वेंस में है, एक सीक्वेंस में है और कोई भी सीक्वेंस को स्किप नहीं किया जा सकता। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। चूंकि हमसे नेगेटिव पूछा गया था तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्तर विकासात्मक है, यानी कि द लेवल आर डेवलपमेंटल। जैसे जैसे बच्चा अगले स्टेज में जाता जाएगा उसके मन में जो इमेजेस को लेकर के या फिर जो ज्यामिति को लेकर के समझ है वो और ज़्यादा विकसित होती जाती है। इसी को तो बोलते हैं डेवलपमेंटल, यानी कि जो सभी स्तर हैं, जब बच्चा एक एक स्तर को आगे पार करता जाएगा तो इमेज के प्रति उसकी जो समझ है वो बहुत ज़्यादा विकसित होने लगती है। तो इसी को तो विकासात्मक बोला गया। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, स्तर आयु पर निर्भर है। ये निगेटिव सेंस में क्यों? क्योंकि जीन पियाजे के सिद्धांत में आपने देखा होगा कि उन्होंने एज की बात की है कि 0 से 2 साल, फिर 2 से 7 साल, फिर 7 से 11 साल, फिर 11 प्लस। लेकिन यहां पर जो वैन हिल का सिद्धांत है इसमें कोई एज बार उन्होंने दिया ही नहीं है, किसी भी एज की जिक्र नहीं किया है उन्होंने। और विकल्प क्या कह रहा है कि स्तर जो है वो आयु पर निर्भर है, आयु पर निर्भर नहीं है। उन्होंने एज की बात ही नहीं की है। तो ये निगेटिव सेंस में था। चूंकि निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में खेलों के उपयोग के लिए सत्य है? किस विषय के बारे में पूछा जा रहा है? गणित विषय के बारे में। तो एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि प्राइमरी स्तर पर सभी सब्जेक्ट्स जो हैं बच्चों को खेलों के माध्यम से ही बताना चाहिए, क्योंकि बच्चा खेल में रुचि लेता है और रुचि की वजह से वह इंटरनली मोटिवेट होता है चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, तत्परता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक का। उसी के माध्यम से बच्चा जब रुचि लेने लगेगा तो तत्पर हो जाता है खुद से सीखने के लिए। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषण द्वारा किया जा सकता है, खेलों द्वारा नहीं। तो ये तो सीधे तौर पर एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातों को गलत बताया जा रहा है ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि जिस भी विकल्प में केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड्स मिल जाएं, अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है और ये सभी वर्ड्स जो हैं वो उस विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। आपको इतना ध्यान रखना है ये सभी शब्दों को। ठीक है, चलिए दूसरा विकल्प दिया गया है, नए विकसित गणितीय कौशल के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। यह तो बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी तो यही कहती है कि बच्चों को खेलों के माध्यम से बताना है, तो खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, खेल आकलन के लिए उपयोगी नहीं किए जा सकते। कहा जा रहा है खेल आकलन के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते, तो ये विकल्प निगेटिव है। जैसे मान लीजिए कि एज ए टीचर मैं बच्चों को गणित ही पढ़ा रहा हूं और गणित का ही आकलन करना है, गणित का ही आकलन करना है खेल के माध्यम से। तो कैसे मैं कर सकता हूं? जैसे कि बच्चे जो है, मान लीजिए कि कक्षा में 10 बच्चे हैं, कक्षा में मान लीजिए 10 बच्चे हैं प्राइमरी कक्षा 1 में, तो हम खेल के माध्यम से कैसे उनका आकलन कर सकते हैं? जैसे कि 10 बच्चे मान लीजिए यहाँ पर ग्रुप में बैठे हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये मान लीजिए कि 10 बच्चे हो गए। अब इन 10 बच्चों में से मैंने बोला कि 2 + 2 बराबर कितना होता है, तो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं डायरेक्टली। लेकिन मैंने क्या किया कि 2 बच्चे को एक ग्रुप में खड़ा कर दिया और दूसरे बच्चे को दूसरे ग्रुप में खड़ा कर दिया। अब मैंने इस वाले ग्रुप के बच्चे को बोला कि आप इस वाले ग्रुप में जाकर के खड़े हो जाइए, यानी यहाँ से बच्चे हट गए और यहाँ पर ये दोनों बच्चे आकर के जुड़ गए। अब यहाँ से देखिए 4 बच्चे तो निकल चुके हैं 10 में से, तो यहाँ पर बच्चे को यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है उनको गिन करके बताया जा सकता है कि 2 + 2 का मान कितना होता है। इसी प्रकार से 10 - 4 अगर बच्चों को बताना है तो अब बच्चों से कहा जा सकता है कि देखिए टोटल पहले 10 थे और 10 में से 4 बच्चे यहां पर आ गए हैं, तो अब कितने बच्चे हैं? तो बच्चे यहां की संख्या को गिन करके बता सकते हैं कि ये 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। तो इस प्रकार से बच्चों के खेल के माध्यम से भी हम लोग उनका आकलन कर सकते हैं कि क्या बच्चे खेलों के माध्यम से गणित को समझ पा रहे हैं अथवा नहीं। तो आकलन पॉसिबल है खेल के माध्यम से। ठीक है,
जबकि विकल्प क्या कह रहा है कि आकलन पॉसिबल नहीं होगा खेल के माध्यम से, तो ये निगेटिव हो गया, यानी कि केवल बी वाला विकल्प सही है। ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई, केवल बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी यह आशय निकालने में सक्षम है कि अगर समुच्चय ए में समुच्चय बी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं, यानी कि ए में ज़्यादा है किससे, बी से, और समुच्चय बी में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं और बी में किससे ज़्यादा है, सी से, तो समुच्चय ए सी की तुलना में अधिक वस्तुएं होंगी। ये तो बात बिल्कुल सही है। कहा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा मापन के कौन से सिद्धांत को उपार्जित करने की संभावना दिख रही है। तो इस प्रकार के सिद्धांत को हम लोग संक्रामिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, यानी कि ए अगर बी से बड़ा है और बी अगर सी से बड़ा है तो जाहिर सी बात है ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा, जिसे संक्रामिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर प्रतिमान के अध्ययन को संवर्धित किया गया है क्योंकि, यानी कि कहा जा रहा है कि जो पैटर्न होते हैं उनके स्टडी पर ज़्यादा जोर दिया गया है प्राइमरी लेवल पर, ऐसा क्यों। पैटर्न जो होते हैं, जो प्रतिमान होते हैं, उसको देख करके बच्चा चीज़ों की समझ अपने माइंड में बना लेता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को एक प्रतिमान, एक मॉडल दिया गया, एक पैटर्न दिया गया सेब का, अब बच्चा सेब जैसे ही देखेगा वो ए फॉर एप्पल उसके माइंड में आ जाएगा, यानी कि इस सेब को देख करके वो ए अल्फ़ाबेट को सीख रहा है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, प्रतिमान प्रकृति में कलात्मक होते हैं, यानी कि आर्टिस्टिक नेचर का बताया जा रहा है। तो देखिए, कला प्राइमरी लेवल में अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए सभी सब्जेक्ट्स को मैच नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कि सभी सब्जेक्ट्स में, जैसे विज्ञान हो गया, गणित हो गया, सब में बच्चे को पैटर्न के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से चीज़ों को बताने की कोशिश की जाती है। इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि विज्ञान में उसको आर्टिस्ट बनाया जा रहा है या फिर इस प्रकार की चीज़ें। आर्टिस्ट जो है वो कला का पार्ट है, जो कि उसको अलग से सब्जेक्ट के तौर पर दिया जा रहा है। मेन एम ये होता है पैटर्न डालने का, ताकि बच्चे उसमें रुचि लें और रुचि की वजह से अपने समझ को विकसित करने के लिए खुद तत्पर रहें, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि बहुत संकुचित है। दूसरा देखिए, प्राथमिक कक्षा में एक अध्यापक के लिए प्रतिमानों को पढ़ाना आसान होता है। किसकी बात की जा रही है, अध्यापक के लिए कहा जा रहा है कि आसान होता है। तो अध्यापक के लिए कठिन हो या फिर आसान हो, इससे कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं जिसमें बालक केंद्र में है। वहां पर टीचर के लिए सिचुएशन क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे को अगर सही ढंग से पढ़ाना है, चाहे वो टीचर के लिए कठिन हो या फिर आसान हो, कोई भी मतलब नहीं है। बच्चे मेन फोकस में होने चाहिए, ना कि टीचर। यहां पर टीचर की बात की जा रही है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम बहुत कम है, इसलिए बच्चों को प्रतिमानों को बनाने में व्यस्त रखा जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। भले एज ए टीचर या फिर जब हम लोग बड़े हो गए हैं तो प्राथमिक लेवल पर हमें पाठ्यक्रम या फिर सिलेबस कम लगेगा, लेकिन जब आप प्राइमरी लेवल में रहे होंगे, कक्षा 1 में रहे होंगे, तो वही सिलेबस आपको ब्रॉड सेंस में लग रहा होगा, क्योंकि पहली बार आप उन सभी चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो जो भी सिलेबस तय किया गया है वह उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार तय किया गया है। आज आप बड़े हो गए हैं तो उसको सिलेबस को कम जरूर आपको लग रहा होगा, लेकिन उस बच्चे के मानसिक स्थिति के हिसाब से वह सिलेबस उसके लिए पर्याप्त है, कम नहीं है। तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया। हमारे पास एक ही विकल्प बचा, प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार का निर्माण करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बच्चा पैटर्न को देख करके अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में समझ बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 1 के विद्यार्थियों को संख्याओं की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए श्री अब्दुल्लाह ने विभिन्न वस्तुओं, सामग्रियों जैसे कि पेंसिल, गेंद, टॉफियां इत्यादि का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस युक्ति का उपयोग करने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। देखिए, बच्चे के लिए जो गिनती होती है या फिर जो अंक होते हैं वो बिल्कुल अमूर्त कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जैसे बच्चे को ए फॉर एप्पल बताया जाता है तो एप्पल बच्चे के सामने मूर्त अवस्था में है, लेकिन बच्चे को जब 1, 2, 3 बताया जाएगा तो बच्चा नहीं समझ पाता कि आखिर ये 1, 2, 3 है क्या। इसीलिए मूर्त वस्तुओं को दिखा करके, जैसे देखिए पेंसिल को दिखा करके बच्चे को एक पेंसिल दिखाया जाएगा और तब बताया जाएगा कि ये एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 पेंसिल बताया जाएगा और तब दिखाया जाएगा कि ये 2 पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 पेंसिल दिखा करके बच्चे को 3 नंबर से अवगत कराया जा सकता है। इसी प्रकार से गेंद, टॉफी इत्यादि दिखा करके, यानी कि जो गिनती है वो खुद में अमूर्त है, लेकिन वस्तुओं को उस गिनती से जोड़ करके बच्चे को अमूर्त कॉन्सेप्ट को मूर्त अवस्था में बनाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसीलिए यहां पर बच्चों को पेंसिल, गेंद और टॉफियों की मदद से बच्चों को गिनती सिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, संख्याओं की अवधारणा सिखाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, हमसे पूछा गया था कौन सा
इसमें उपयुक्त है कि आखिर टीचर ये सभी मूर्त चीजें क्यों दिखा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों का ध्यान सुपरिचित वस्तुओं की ओर आकर्षित करना। सुपरिचित यानी जो पहले से बच्चे जिसके बारे में जानते हैं। तो केवल ये उन वस्तुओं के बारे में बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं का प्रयोग करते हुए बच्चे के माइंड में जो नंबर्स का कॉन्सेप्ट है उसको डालना है, ताकि मूर्त अवस्था में बच्चे चीज़ों को देख करके अमूर्त कॉन्सेप्ट जो है जो नंबर का उसको समझ पाए। तो यहाँ पर केवल आकर्षित करना परिचित वस्तुओं के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा दिया गया, गणित की कक्षा में कुछ खाली समय बिताना। तो यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। बच्चे यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में, और ये खाली उनके लिए समय है इसलिए उनको वस्तु दिखाई जा रही है, तो बिल्कुल निगेटिव हो गया ना। मूर्त अवस्था इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि एनसीईआरटी ये कहता है कि बच्चों को गणित उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके बताइए। अब यहाँ पर बच्चा पेंसिल, गेंद और टॉफी तो अपने दैनिक जीवन में देख रहा है ना मूर्त अवस्था में, इसलिए उसको इससे जोड़ करके बताया जाता है, ना कि खाली समय बिताने के लिए। चौथा देखिए, विद्यार्थियों को संख्या संप्रत्यय अधिगम के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। संख्या संप्रत्यय अधिगम यानी संख्या के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए कहा जा रहा है कि प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तो ये सभी जो चीजें हैं वो एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करेंगी अगर प्रोत्साहन के तौर पर भी देखा जाए तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो बच्चे के लिए निगेटिव माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक मान लीजिए कि 3 से 4 साल का बच्चा है जिसमें अभी खुद से नैतिकता नहीं है। अगर आप उसको बोलेंगे कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, तो उसमें तो नैतिकता है नहीं, वो पानी ला करके नहीं देगा। लेकिन जैसे ही बोलेंगे कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, मैं आपको एक टॉफी दूंगा, वो भाग करके जाएगा, एक गिलास पानी ला करके देगा। लेकिन कभी ना कभी तो एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा कि टॉफी खाते खाते रोज आप प्रक्रिया दोहराने लगे कि पानी लाएगा तो मैं टॉफी दूंगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसका टॉफी से मन भर जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपके लाख कहने पर भी वो पानी ला करके नहीं देगा, क्योंकि वह टॉफी के लालच में पानी ला रहा था। यानी कि यहां पर ये सभी जो वस्तुएं हैं, अगर बच्चे को प्रोत्साहन के लिए प्रयोग किया जाएगा तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करेगा, और एक्सटर्नल मोटिवेशन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, इसलिए ये निगेटिव माना जाता है। इंटरनल मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है एक्सटर्नल मोटिवेशन की तुलना में। तो ये विकल्प निगेटिव हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, संख्याओं जो कि एक निराकार संप्रत्यय है। निराकार का मतलब कि जो अमूर्त संप्रत्यय जिसे देखा नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, संख्या 1 2 3 ये तो अमूर्त कॉन्सेप्ट है ना, कि हाँ ये सभी चीजें हैं। अब जब मूर्त अवस्था में उसको दिखाया जाएगा कि 2 पेंसिल है, 3 पेंसिल है, तब वो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। कहा यह जा रहा है कि संख्या जो है वो एक निराकार संप्रत्यय है, अमूर्त संप्रत्यय है, के संप्रत्ययीकरण हेतु यानी कि के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए साकार यानी कि मूर्त उदाहरण वांछनीय है, यानी मूर्त उदाहरण के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संश्लेषित विधि में हम किसकी तरफ अग्रसर होते हैं। संश्लेषित विधि का मतलब होता है कि अनेक को एक करना, यानी कि कई विधियों का प्रयोग करके हम समस्या का समाधान करने पर बल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिंदी में बच्चे को राम लिखाना है, तो अब बच्चा प्राइमरी में जब जाएगा कक्षा 1 में तो डायरेक्टली तो राम सीखेगा नहीं। सबसे पहले वह वर्णों के बारे में सीखेगा, यानी कि ध्वनियों के बारे में सीखेगा। तो सबसे पहले बच्चे को स्वर और व्यंजन जब बताया जाएगा, स्वर व्यंजन जब बच्चा पढ़ लेगा तब समझ पाएगा कि र में अ जुड़ा हुआ है तो पूरा र बना हुआ है, फिर आ जुड़ा हुआ है तो रा बन गया, और प्लस म और प्लस ये अ जुड़ा हुआ है तो मिलकर के पूरा राम बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आ, यानी कि र प्लस आ की मात्रा प्लस म मिलकर के क्या बना हुआ है, राम बना हुआ है। तो यानी कि बच्चा डायरेक्टली राम शब्द को नहीं सीख रहा है, या फिर डायरेक्टली अनुच्छेद को नहीं सीख रहा है, डायरेक्टली वाक्य को नहीं सीख रहा है, बल्कि सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण को पहले सीखेगा। वर्ण से शब्द बनाएगा, शब्द से फिर वाक्य बनाएगा, और वाक्य से फिर अनुच्छेद बनाएगा, यानी पैराग्राफ बनाएगा। यानी कि ये कैसे हो रहा है, देखिए जो वर्ण थे वो उसको ज्ञात थे। पहले बच्चा शब्द नहीं जानता था, लेकिन वर्ण वो सीखा हुआ है, तो वर्णों का प्रयोग करके वो शब्द बना पा रहा है, वर्णों का प्रयोग करके शब्द बना पा रहा है, और कई शब्दों का प्रयोग करके वो वाक्य बना रहा है, और कई वाक्यों का प्रयोग करके वो पैराग्राफ बना रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर जो चीजें उसको ज्ञात होती जा रही हैं उसका प्रयोग करते हुए वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। इसी को बोलते हैं संश्लेषित विधि, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में क्या जरूर होना चाहिए। तो एनसीईआरटी ये कहता है कि बच्चे खेल के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है, और गतिविधि के माध्यम से सीखेंगे, खुद से करके सीखेंगे। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया, गणितीय संप्रत्ययों की सटीक परिभाषा जहां पर भी दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए, क्योंकि प्राइमरी स्तर के बच्चे जो होते हैं ना वो
मूर्त अवस्था में चीज़ों को देख करके सीखते हैं। और परिभाषा क्या होता है, वो अमूर्त होता है। जैसे कि बच्चे पहले उदाहरण से फिर नियम की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर परिभाषा बताने का मतलब कि पहले बच्चे को नियम बता दिया गया, तब उदाहरण की तरफ ले जाया जा रहा है। तो बच्चे के लिए ये एक अमूर्त कॉन्सेप्ट हो जाता है। और एनसीएफ क्या कहता है, बच्चे को उसकी वास्तविक जीवन यानी उदाहरण से जोड़ करके चीजों को पढ़ाइए। इसलिए परिभाषा प्राइमरी लेवल पर निगेटिव माना जाता है। जहां पर भी परिभाषा आपको दिख जाए तुरंत आप कट कर दीजिएगा। तीसरा देखिए, प्रश्न हल करने की औपचारिक कलन विधि। तो देखिए, औपचारिक जो होता है वो निगेटिव माना जाएगा प्राइमरी में, क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे के दैनिक जीवन से गणित जोड़ करके पढ़ाइए। अब बच्चे को मान लीजिए कॉन्सेप्ट सिखाना है 2+2, तो औपचारिक विधि तो ये कहती है कि इसका उत्तर 4 होगा। लेकिन बच्चे को कैसे सिखाया जाएगा कि बेटा कभी ना कभी आप टॉफ़ी खरीदने गए हैं, मान लीजिए आपने पहले 2 टॉफ़ी खरीदी, फिर आप घर पर आए, आपके पिता ने आपको 2 टॉफ़ी और दे दी, अब आपके पास कुल कितनी टॉफ़ी हो गई। तो बच्चा इन सभी सिचुएशंस को अपने जीवन में देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है, अनुभव प्राप्त किया हुआ है। तो इसके आधार पर बच्चा चीज़ों को, ये जो नंबर्स है ना, इसको मूर्त अवस्था में चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि मुझे टॉफ़ी है, हाँ एक्चुअली में 2 नंबर है। अब मेरे पिता ने मुझे 2 टॉफ़ी और दे दी, यानी एक्चुअली में 2 नंबर और मेरे पास आ गए, यानी 2 टॉफ़ी और आ गई। इन सबको जोड़ करके बच्चा बताएगा कि हाँ मेरे पास टोटल 4 टॉफ़ी है। तो यहां पर यह औपचारिक विधि नहीं है, बल्कि अनौपचारिक तरीके से बच्चे को संख्याओं के बारे में समझ विकसित करने की कोशिश की जाती है। तो औपचारिक विधि प्राइमरी लेवल पर गणित के लिए निगेटिव माना जाएगा, ठीक है। ये गलत हो गया। पहला देखिए, तकनीकी गणितीय शब्दावली, तकनीकी यानी टेक्निकल लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो बच्चे के लिए टेक्निकल लैंग्वेज तो कठिन हो जाएगा ना प्राइमरी के लिए। उनके लिए उन लैंग्वेज का प्रयोग करने की बात की जाती है जो कि उनके लिए बिल्कुल सहज हो, ठीक है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, गणितीय कहानियां, खेल और क्रियाकलाप। देखिए, एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहता है कि बच्चे कहानियों के माध्यम से सीखेंगे, खेल के माध्यम से सीखेंगे और खुद से करके सीखेंगे, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया गया। विकल्प नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है। एक हितधारी के रूप में एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार है। यानी सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन जो होता है, जो असेसमेंट होता है, वो टीचर की किस प्रकार से मदद करता है। तो जब बच्चे का जब एज ए टीचर हम लोग असेसमेंट करते हैं तो उसकी आ रही परेशानियों के बारे में हमें पता चलता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट में कहां पर दिक्कत है। अब जब हमें बच्चे की परेशानी को पता चल गया, तो अगर जिस शिक्षण विधि से हम लोग बता रहे हैं एज ए टीचर, अगर बच्चा उसे नहीं समझ पा रहा है तो हम अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि पेडागोजिकल चेंजेस के लिए बच्चे का मूल्यांकन करना, उसका आकलन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये एज ए टीचर हमें भी फीडबैक मिलता है कि जो शिक्षण विधि हम अपना रहे हैं क्या वो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है भी अथवा नहीं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने एवं पाठ्यचर्या के विकास में। तो ये विकल्प निगेटिव है। हालांकि पूरी तरीके से निगेटिव नहीं है, लेकिन आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट चुनना होता है। देखिए, पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने में और पाठ्यचर्या के विकास में, तो मूल्यांकन के आधार पर ही हमें बच्चे की समस्याओं के बारे में पता चल पाएगा। जैसे कक्षा में कोई एक बालक है जो कि दृष्टिबाधित है आंशिक रूप से, मतलब कि दूर जब वो बैठ रहा है तो उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम लोग बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तब हमें पता चल पाएगा कि हाँ बच्चे की ये समस्या है। तब एज ए टीचर हम उसको क्या करेंगे, आगे वाले रो में बैठाएंगे ताकि वह नज़दीक से उस चीज़ को देख पाए और उनके माता पिता को इन्फॉर्म करेंगे कि मेडिकल इनका चेकअप कराइए कि क्या इनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है इस प्रकार का। तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि बच्चे का पाठ्यचर्या के विकास में निश्चित तौर पर हम लोग उसके मूल्यांकन के आधार पर चीज़ों को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पैर से विकलांग बालक है, तो नेचुरल जो पाठ्यचर्या है वो तो सबके लिए एक जारी किया जाएगा, एनसीएफ जो जारी करता है, जिसमें सबको गतिविधि करनी है शारीरिक तौर पर। लेकिन एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो बच्चा शारीरिक तौर पर मूवमेंट नहीं कर सकता तो हम उसको किसी दौड़ के पार्टिसिपेट में कैसे पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो यानी कि कुछ परिवर्तन टीचर लेवल पर किया जा सकता है बच्चे की योग्यता को देख करके या फिर बच्चे की अक्षमता को देख करके, ठीक है। तो ये पाठ्यचर्या के विकास में जरूर होगा, लेकिन पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि हमसे मैथमेटिक्स के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, ठीक है। दूसरा विकल्प देखिए, एक विद्यालय का संचालन किस प्रकार किया जाता है यह महत्वपूर्ण सूचना देने में। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बच्चे का मूल्यांकन किया जा रहा है इंडिविजुअल लेवल पर। तो यहां पर स्कूल के संचालन में कोई खास उसका मतलब नहीं है, उस बच्चे की आ रही समस्याओं को दूर करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए स्कूल के संचालन के लिए मैंने कुछ परिवर्तन कर दिया, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पर वो बच्चा अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो स्कूल
में परिवर्तन करने से क्या फायदा जब उस बच्चे के कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है, इसलिए यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए मूल्यवान एवं गंभीर प्रशासनिक निर्णयों लेने में, तो यह भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा सामान्य एवं व्यक्तिगत अधिगम। देखिए अब इंडिविजुअल लेवल पर सभी का अधिगम अर्थपूर्ण कराना है, एज ए टीचर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर बच्चा अगर किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसी बच्चे पर तो हम ध्यान देंगे, यानी इंडिविजुअल लेवल पर ध्यान देंगे। कहने का मतलब कि कोई बहुत प्रतिभाशाली बालक है और अगर वो कॉन्सेप्ट को समझ गया है तो पूरी कक्षा को हम थोड़ी पढ़ाएंगे, फिर से उसे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और जिस बच्चे को जहां पर समस्या है उस बच्चे को हम लोग उसकी प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करेंगे एज ए टीचर, ठीक है। इसीलिए बोला गया व्यक्तिगत अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों की पहचान करने में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित की कक्षा में एक बच्चा लिखता है 4.78 इज ग्रेटर देन 4.9 और दिया गया है 7.26 इज ग्रेटर देन 7.3। निम्नलिखित में से कौन सा इस त्रुटि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए बच्चे ने क्या गलती की है, यहां पर ये वैल्यू बड़ी है लेकिन बच्चा ये समझ रहा है कि इसमें चूंकि 3 अंक है तो बच्चे को ये लग रहा है कि जितना ज़्यादा डिजिट होगा वो संख्या बड़ी होगी, बच्चे को ये लग रहा है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें भी 3 डिजिट है तो बच्चे को ये लग रहा है कि इसमें 2 डिजिट है तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, इसलिए बच्चे ने ये गलती की है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस त्रुटि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है, तो बच्चे ने ये समझ लिया है कि 3 अंक यानी जितनी ज्यादा नंबर होंगे किसी भी संख्या में उतना ही वो बड़ा होगा, ये माना जा रहा है बच्चे के द्वारा। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, बच्चा लापरवाह है और कक्षा में सतर्क नहीं है। कोई भी ऐसा विकल्प जो कि बच्चे की कमी की बात करे, बच्चे को लापरवाह बताए, वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या फिर लापरवाही भी कर रहा है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है कि हो सकता है कि टीचर सही शिक्षण विधि का प्रयोग ना कर रहा हो सकता है बच्चे को रुचिपूर्ण ढंग से ना पढ़ा पा रहा हो, इस वजह से बच्चा लापरवाह हो गया या फिर रुचि नहीं ले रहा है। तो यहां पर गलती बच्चे की नहीं है बल्कि गलती टीचर की है कि वो सही शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं कर रहा है। दूसरा देखिए, बच्चे को अभ्यास के लिए अधिक समान प्रश्न देने की आवश्यकता है। अब बच्चा जब गलती कर रहा है यानी कॉन्सेप्ट उसके माइंड में अभी डेवलप नहीं हुआ है, अब जब कॉन्सेप्ट बिना डेवलप किए हुए उसको और इसी प्रकार के अधिक प्रश्न देंगे तो ये गलती तो वो दोबारा करेगा ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी उसको क्लियर ही नहीं है। तो जितने ज्यादा आप प्रश्न देंगे वो गलती दोबारा बार बार करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अभी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए ये भी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, बच्चे में गणितीय अधिगम अयोग्यताएं हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो भी विकल्प बच्चे को अयोग्य बताए, निगेटिव बताए, बच्चे के बारे में कम आके बच्चे को लापरवाह बताए, बच्चे की कमी की बात करें, वो हमेशा निगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, बच्चे ने इस नियम की एक 3 अंकीय संख्या किसी 2 अंकीय संख्या से बड़ी होती है का अति व्यापीकरण कर लिया है। यानी कि बच्चे को यह लग रहा है कि 3 अंक है तो ये बड़ी होगी और 2 अंक है तो वो छोटा होगा, ठीक है। यही बात ऑप्शन नंबर 3 में की गई है, विकल्प नंबर 3 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण एवं अधिगम केंद्रित होना चाहिए। यानी कि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे को गणित बताना है वह कैसा होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, गणितीय शब्दावलियों के आधार पर। तो ये तो निगेटिव हो गया। शब्दावली यानी कि सिर्फ बच्चों को, कहने का मतलब कि बच्चों को सिर्फ शब्दों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, उसको मूर्त अवस्था में नहीं दिखाया जा रहा है। जबकि एनसीएफ क्या कहता है, बच्चों को गणित उनके दैनिक जीवन से जोड़ कर दिखाइए, मूर्त अवस्था में चीज़ों को दिखा करके बताइए। दूसरा दिया गया कलन विधियों का कंठस्थ करना, रटना, याद करना, कंठस्थ, ये सभी निगेटिव है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ना कि रटते हैं। तो ये गलत हो गया। चौथा देखिए, प्रश्नों को हल करने के लिए गहन अभ्यास करना। गहन अभ्यास करना यानी कि एक तरीके से मशीन की तरह उसको प्रैक्टिस करने की बात की जा रही है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। एक ही विकल्प बचा, गतिविधियों के माध्यम से गणितीय वेक्षणों पर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि एनसीएफ क्या कहता है, बच्चे खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से और गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। यानी कि मैथमेटिक्स का जो नेचर है उसके बारे में कौन सा निगेटिव दिया गया है चारों विकल्पों में, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, यह तार्किक विवेचन पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, तर्क गणित में होता है। जैसे कि बच्चे से पूछा जाए कि 6 बड़ा है या फिर 10 बड़ा है, तो बच्चा अपने माइंड में इसको लेकर के तर्क करता है कि हाँ इसमें सिर्फ 6 टॉफी आएगी, इसमें सिर्फ 10 टॉफी आएगा, यानी ये वाली संख्या बड़ी है। बच्चा अपने मानसिक स्तर के अनुसार इसी प्रकार से तो तर्क करेगा,
किसी मूर्त चीज़ों को लेकर के कि 10 टॉफी की संख्या ज़्यादा है 6 टॉफी की संख्या से, यानी कि वह तार्किक विवेचन पर आधारित है। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह है। बिल्कुल सही बात है, गणित में आप प्लस का प्रयोग करते हैं, गणित में गुणा का प्रयोग करते हैं, गणित में भाग का प्रयोग करते हैं, गणित में घटाने का प्रयोग करते हैं, तो ये विशेष चिन्ह हो गया गणित के, और साथ ही साथ इसकी विशिष्ट भाषा है। बिल्कुल सही बात है, गणित का भी मैथमेटिकल अपना एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। जैसे कि जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये क्या है, ये विशिष्ट शब्दावली है जो कि गणित में प्रयोग किए जाते हैं। यही तो बोला जा रहा है ना कि इसकी विशिष्ट भाषा और चिन्ह है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। यह प्रकृति में अमूर्त है, बिल्कुल सही बात है। जो गणित में बच्चे को नंबर बताया जा रहा है वो सब क्या है, वो अमूर्त कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको मूर्त कैसे बनाया जाता है। बच्चे को एक बताना है तो एक बताने के लिए बच्चे को किसी एक मूर्त चीज की मूर्त वस्तु दिखाई जाएगी, दो बताने के लिए दो मूर्त वस्तु दिखाई जाएगी। यहां पर ये नंबर जो है, जो गणित का पार्ट है, वो तो अमूर्त है। अब इसको मूर्त बनाने के लिए वस्तुओं को दिखाया जाता है बच्चों के लिए। यही तो बोला जा रहा है कि गणित की प्रकृति अमूर्त है, बिल्कुल सही बात है। अमूर्त से मूर्त कैसे बनाते हैं, मूर्त अवस्था में नई चीजों को दिखा करके या फिर किसी भी वस्तु को दिखा करके। तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है। जैसे गणित का प्रयोग जोड़ घटाना गुणा भाग, क्या आप विज्ञान में नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय और ये सभी चीजें निकालने के लिए विज्ञान में भी तो आप इसका यूज करते हैं। इसके अलावा F बराबर m इंटू ए, यहां पर बल क्या है, बल विज्ञान का कॉन्सेप्ट है, और विज्ञान में भी आप F बराबर m इंटू ए कर रहे हैं, यानी कि द्रव्यमान गुणे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां पर भी तो गुणा का प्रयोग हो रहा है, और गुणा क्या है, ये गणितीय कॉन्सेप्ट है। और विकल्प क्या कह रहा है कि यह अन्य विषयों में, यानी कि गणित अन्य विषयों में इसका बहुत सीमित अनुप्रयोग है, यानी बहुत कम उपयोग होता है। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है ना। अब चूंकि निगेटिव है इसलिए हमारा यही उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार यह कथन अनुमान एवं सन्निकटन कौशल के विकास में स्कूली गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। यानी कि कहा यह जा रहा है कि अनुमान एवं सन्निकटन, अनुमान क्या होता है, किसी भी चीज को देख करके, जैसे बच्चा मान लीजिए कि किसी भीड़ को देख रहा है और वो अनुमान लगा रहा है कि वहां पर मान लीजिए 10-12 बच्चे हो सकते हैं, तो ये अनुमान बोला जाएगा। यानी एग्जैक्ट वैल्यू ना करके एक प्रिडिक्शन करना कि हाँ कितनी वैल्यू हो सकती है नंबर में, ठीक है। और सन्निकटन कौशल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को बोला गया 5.6832, तो बच्चा इसको सन्निकट यानी निकटतम वैल्यू क्या लिख सकता है, 6 लिख सकता है, क्योंकि यहां पर दशमलव के बाद जो पहली संख्या अगर 5 से बड़ी है तो पूर्णांक वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं, जैसे 5 था तो एक जोड़ करके 6 बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कहा यह जा रहा है कि स्टेटमेंट दिया गया कि अनुमान एवं गणितीय कौशल के विकास में स्कूली गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। तो इसके बारे में कौन सा एप्रोप्रिएट है ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, चौथा दिया गया है, सत्य नहीं है क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें सटीक उत्तरों की आवश्यकता होती है। क्या सटीक उत्तर की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आप एक अनुमान के तहत कई बार पूरे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सटीक उत्तर तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि सटीक उत्तर नहीं होगा, लेकिन उसमें हम लोग अनुमान भी लगाते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, आपको बोला जाएगा कि 12 में 38 जोड़िए क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्टली 12 में 38 या तो प्राइमरी लेवल पर रहेगा तो ऐसे जोड़ते हैं। फिर इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि 2 को इसमें दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 2 40 हो जाएगा, और 40 और 10 मिलाकर के 50 हो जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं, ये अनुमान ही तो है कि 38 में अगर 2 होता तो 40 हो जाता, और 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 होगा। अब इसको भी जोड़ेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा, 50 ही आएगा, लेकिन आपने अनुमान के तहत इसको शॉर्टकट में करने की कोशिश किया है। इसी प्रकार से बच्चे भी करते हैं, लेकिन विकल्प में क्या कह रहा है कि गणित में अनुमान का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सत्य नहीं है, यानी अनुमान लगाना सत्य नहीं बताया जा रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, सत्य है क्योंकि विद्यार्थियों के लिए कई सूत्र और कलन विधियों को याद करना कठिन है और वे उत्तरों को सन्निकटन कर सकते हैं। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, जहां पर भी दिख जाए आपको हमेशा निगेटिव मान करके चलना है। तीसरा देखिए, सत्य है क्योंकि यह प्रश्न हल करने में समय की बचत करता है। तो समय की बचत के लिए नहीं होता है, बल्कि बच्चे में गणितीय संकल्पनाओं के समझ विकसित करने के लिए होता है, तो यह भी गलत हो गया। चौथा देखिए, सत्य है क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं के हल में अनुमान एवं सन्निकटन निहित होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे बच्चे मान लीजिए कभी सब्जी ही खरीदने जा रहे हैं, तो सब्जी में एक सामान उसने 12 रुपये का लिया, दूसरा 38 रुपये का लिया, तो अब वो पेपर पेंसिल लेकर के एग्जैक्ट उत्तर थोड़ी निकालने जाएगा, वो तो
उसके अनुमान ही लगाएगा ना कि हाँ टोटल वैल्यू क्या हो सकती है। तो यही बोला जा रहा है कि प्रतिदिन की समस्याओं के हल में अनुमान एवं सन्निकटन निहित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। और एनसीएफ वैसे भी कहता है कि बच्चों को उसकी दैनिक जीवन से जोड़ करके बताइए। अब वहीं तो बोला जा रहा है ना कि प्रतिदिन की समस्या की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में भिन्न सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम यानी कि प्रश्न निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। विभिन्न भिन्नों को निरूपित करने के लिए पेपर फोल्डिंग तकनीक का प्रयोग करना। पेपर फोल्डिंग का मतलब कि मान लीजिए ये पेपर है, तो बच्चे को बीच में से मोड़ करके, देखिए फोल्ड करना यानी मोड़ना, यहां से बच्चे को मोड़ करके बताया जा सकता है कि एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, यानी टोटल 2 पार्ट हैं। अब अगर इस पार्ट को भिन्न में रिप्रेजेंट करना है तो बच्चे को बताया जा सकता है कि कलर वाला पार्ट कितना है, 1 है, और टोटल कितने पार्ट हैं तो बच्चे को बताया जा सकता है ये 1 और ये 1 2। तो 2 इस प्रकार से बच्चे को बताया जा सकता है कि 1/2 कलर वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो पेपर फोल्डिंग के माध्यम से तो बच्चे को बताया जा सकता है भिन्न के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया और प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, निगेटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा विकल्प देखिए, हिस्से और पूरे संबंधों वाले दैनिक जीवन के उदाहरणों का प्रयोग करते हुए। हिस्से और पूरे संबंधों वाले दैनिक जीवन, जैसे मान लीजिए आप बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा आपके कितने भाई बहन हैं, तो वो बोलेगा मान लीजिए कि 4 भाई बहन हैं। अब आपने बोला कि एक सेब है और उस सेब को आपकी माता ने 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब आपको कितना भाग मिला उस सेब का, तो बच्चे इस सेब को 4 बराबर भागों में बांटेंगे और इस कलर वाले पार्ट को, यानी 1 भाग उस बच्चे को मिला है, तो 1 भाग बटे टोटल कितने भाग है, 4 भाग। इस प्रकार से बच्चा भिन्न के बारे में समझ सकता है अपने दैनिक जीवन का प्रयोग करते हुए, क्योंकि सेब को कभी ना कभी तो वो काटते हुए देखा होगा, तो इस प्रकार से वह भिन्न के कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव है तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। पहला विकल्प देखिए, भिन्नों के चित्रीय निरूपण का उपयोग करके। चित्रीय निरूपण कहने का मतलब कि मान लीजिए 1/5 भिन्न है, तो इसको चित्र में किस प्रकार से समझाया जा सकता है। मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया, इसको आप 5 बराबर भागों में इस प्रकार से बांट सकते हैं। ये देखिए, ये बराबर भाग मेरे से नहीं हो पाया, लेकिन आप इसको बराबर मान करके चलिए, 1 2 3 4 5। अब आपने चित्रों में निरूपित कर दिया और इसको एक भाग को कलर कर सकते हैं और ये 1/5 को निरूपित करेगा, तो ये भी बच्चे को कहीं ना कहीं सही ढंग से बताया जा सकता है। तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, परिभाषाओं के उपयोग से भिन्नों और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर करके। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिस भी विकल्प में परिभाषा की बात की जाएगी वो हमेशा निगेटिव होता है। क्योंकि यहां पर अन्य सभी विकल्पों में आप देखेंगे तो सब में मूर्त चीजों के माध्यम से बच्चे को बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरे विकल्प में आप क्या बोला जा रहा है कि परिभाषाओं का उपयोग करना। परिभाषा तो बच्चे के लिए अमूर्त हो जाएगा ना, इसलिए ये विकल्प निगेटिव होगा। और चूंकि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट के शिफ्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।